नमस्कार। जीएस के अंतर्गत सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज चल रही है। आज की इस वीडियो में पूरे प्राचीन इतिहास को एक ही वीडियो में सुपर फास्ट तरीके से हम लोग रिवाइज करेंगे। जितने भी फैक्ट हैं उन पर चर्चा होगी, कोई भी डिस्कशन नहीं होगा। थोड़ा तेज़ी से चलेंगे और आप लोगों को भी साथ चलना है। इससे पहले मध्यकालीन इतिहास को मैंने कंप्लीट करवा दिया है। जिन लोगों ने उसको नहीं देखा है वो लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है साहित्यिक और दूसरा है पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोत की अगर हम बात करें सबसे पहले तो उसमें ब्राह्मण साहित्यों में सबसे पहले हम लोग वेद की बात करेंगे। वेद आप सभी लोग जानते हैं, वेद भारत के प्राचीनतम ग्रंथ हैं जिनके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। ये क्या है? वेद के संकलन करता है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता। इनके मंत्रों का जो उच्चारण करते हैं उनको होत्री, अथर्व, उद्गाता और ब्रह्मा कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा बाद में करेंगे जब हम लोग वैदिक काल पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो है उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता सवित्र को समर्पित गायत्री मंत्र है। ये अक्सर पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है, तो ये तीसरे मंडल में है ऋग्वेद के। ऋग्वेद से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो है ऐतरेय और कौशितकी। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञों के नियम और विधानों का वर्णन है। इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शतपथ ब्राह्मण, इसी का ब्राह्मण ग्रंथ है, और तैत्तिरीय भी इसी का है। सामवेद की बात करें तो ये भारतीय संगीत का जनक इस वेद को कहा जाता है। जो सारे गामा पाधा निशा जो 7 स्वर हैं वो सामवेद से ही लिए गए हैं। पंचविश और षड्विश इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अथर्ववेद की बात करें तो इसकी रचना सबसे बाद में की गई थी। सबसे लोकप्रिय वेद इसको माना जाता है। इसकी रचना अथर्व और अंगिरस ऋषि द्वारा की गई थी। इसमें मुख्य रूप से जादू टोना, टोटका, औषधि, रोग आदि का वर्णन है। इससे संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपथ ब्राह्मण। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं हम वेदांग की तरफ। देखिए, जब वेद की रचना हुई तो उनको अच्छी तरीके से समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। कितने वेदांग हैं? 6। कौन कौन से? पहला है शिक्षा, जिसमें उच्चारण विधि का उल्लेख है। ज्योतिष भाग्यफल से संबंधित है। कल्प कर्मकांड से संबंधित है। व्याकरण शब्द व्युत्पत्ति से संबंधित है। निरुक्त भाषा विज्ञान से संबंधित है। और छंद चतुष्पदी श्लोक से संबंधित है। ये 6 वेदांग हैं जो कि वेदों को भली भांति समझने के लिए रचित हैं। ओके, महाकाव्यों की तरफ पढ़ें। और ये सब क्या है? ये सब प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत हैं। जो प्राचीन इतिहास हम लोग पढ़ते हैं वो उसकी जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त हुई है? इन्हीं सब से प्राप्त हुई है। ओके, वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में महाकाव्यों का समय आता है। रामायण और महाभारत 2 बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने और महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। ये सब आपको पता है। पुराणों की बात करते हैं तो पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों के जो आदि संकलनकर्ता हैं लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। सबसे पुराना है मत्स्य पुराण। पुराणों की महानता उसकी वंशावलियों के कारण है। मत्स्य पुराण सातवाहन वंश से संबंधित है। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है, मत्स्य पुराण सातवाहन वंश से, विष्णु पुराण मौर्य वंश से और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। ये विष्णु पुराण से संबंधित जो ये मौर्य वंश से संबंधित है, इससे संबंधित इस बार पीसीएस प्री एग्जाम में प्रश्न भी आया था। ओके, ब्राह्मणेतर साहित्य की बात कर लें तो बौद्ध साहित्य की हम देख लें। बौद्ध साहित्य से संबंधित क्या जानकारी है? त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। इसके 3 भाग हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक। ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। विनय पिटक इसमें संघ संबंधी नियम तथा आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह है। सुत्त पिटक ये धार्मिक सिद्धांत और धर्मोपदेश का संग्रह है, जबकि अधिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। ओके, बौद्ध ग्रंथ ज़्यादातर पाली भाषा में लिखे गए हैं। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं का वर्णन है। जातक भी किससे संबंधित है? जो जातक कथाएं हैं ये भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित हैं। ओके, जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है।
जैन प्रमुख जैन ग्रंथ कौन कौन से हैं? परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहुचरित, आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण। ये सब क्या है? ये सब प्रमुख जैन ग्रंथ हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास और उनके तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र में रचित है। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने की थी। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। इसके अलावा जो प्राचीन इतिहास के स्रोत हैं उसमें कुछ यूनानी और रोम लेखक भी हैं, जिसमें जैसे हेरोडोटस। हेरोडोटस कौन है? इनको इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। इन्होंने 5वीं सदी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक की रचना की थी। इसके साथ साथ सिकंदर के साथ भी कुछ लेखक आए थे, जैसे निर्याकस, ओनेसिक्रिटस और आरिस्टोबुलस। सिकंदर के पश्चात के लेखक में 3 राजदूत बहुत ही प्रसिद्ध हैं, मेगस्थनीज, डाइमेकस और डायोनिसिस। इनके सब के बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर बाद विस्तार से थोड़ा जानेंगे। ओके। प्लिनी इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने पहली सदी में नेचुरल हिस्ट्री नामक एक पुस्तक लिखी थी, उससे भी हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। टॉलेमी की पुस्तक ज्योग्राफी और किसी अज्ञात लेखक की पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन इसके लेखक कौन है ये आज तक नहीं पता है। इनसे भारत के भूगोल और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। ओके। कुछ विदेशी यात्री भी भारत आए थे, उनसे भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं, जैसे फाहियान। ये 5वीं सदी में चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, उसके शासनकाल में भारत आया था। इसने भारतीय समाज और यहाँ की संस्कृति और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश भी डाला है और एक पुस्तक की भी रचना की, जिसका नाम था फूयोकी। क्या नाम था? फूयोकी। ये फाहियान ने लिखा। ह्वेनसांग, ये 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इसने सी यूकी नामक पुस्तक की रचना की। इत्सिंग, यह भी 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय के भारत का वर्णन किया है। तो ये 3 जो विदेशी यात्री हैं ये भी महत्वपूर्ण हैं। अब हम आते हैं अपने प्राचीन इतिहास के पहले चैप्टर पे, प्रागैतिहासिक। देखिए, इससे पहले की जितनी भी जानकारियाँ हैं वो सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वो मैंने ऐसे ही नहीं बताई हैं, ठीक है? तो उसको भी अच्छे से पढ़िएगा। शुरुआत करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। मानव सभ्यता का यह आरंभिक इतिहास है। इसमें पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, इन 3 कालों का विभाजन किया गया है, जिनको संयुक्त रूप से हम लोग प्रागैतिहासिक काल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पुरापाषाण काल की बात करते हैं, जिसका आरंभ से 10,000 ईसा पूर्व तक इसका समय था। इसमें आग का आविष्कार हुआ और होमो सेपियंस का उदय इस काल की सबसे 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। पुरापाषाणकालीन स्थल भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, यहाँ से अनेक चित्रित गुफाएं भी प्राप्त हुई हैं, वो भी कब? पुरापाषाण काल में। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने सर्वप्रथम 1863 में भारत के पल्लावरम में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज भी की थी, ठीक है? ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अब हम आगे बढ़ते हैं मध्य पाषाण काल की तरफ। 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल में पत्थरों के बहुत छोटे छोटे औजार, जिसको माइक्रोलिथ कहा गया, ये उपयोग में लाए जाने लगे। अस्थियों और सींग से निर्मित उपकरण भी इस काल से प्राप्त होते हैं। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर नामक मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। और ये जो राजस्थान का बागोर था, ये मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल था, याद रखिएगा। नवपाषाण काल की बात करते हैं। 7000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इस काल में कृषि कार्य प्रारंभ हुआ। तो कृषि कार्य कब प्रारंभ हुआ? नवपाषाण में। फसलों में सर्वप्रथम गेहूं और जौ उपजाए गए। कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। इलाहाबाद के कोलडीहवा से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ये सब कई बार आ चुका है। इस युग के लोग पॉलिशदार पत्थर के उपकरणों और हथियारों का प्रयोग करते थे। इस काल में लोग अस्थायी रूप से बसने लगे थे, जिसका प्रमाण कश्मीर के बुर्जहोम में मिले गर्तावास से मिलता है, ठीक है? तो गर्तावास का प्रमाण कहाँ से मिला है? बुर्जहोम, कश्मीर से। बुर्जहोम में मालिक के शव के साथ पालतू कुत्तों को भी दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। पटना के निकट चिरांद नामक नवपाषाणकालीन स्थल से हड्डी के उपकरण पाए गए हैं। तो ये अक्सर पूछ लेता है कि जो साक्ष्य हैं वो कहाँ कहाँ से पाए गए हैं, ठीक है? पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ और ये नवपाषाण काल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल की तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है।
नवीनतम खोजों के आधार पर लहुरा देव, जो कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है, ये भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल है। ठीक है, ये भी हाल ही में एक खोज हुई थी, उसके आधार पर ये बताया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों पर ध्यान देते हैं। देखिए, मानव ने सर्वप्रथम धातु के रूप में तांबे का प्रयोग किया, यानी सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। जिन संस्कृतियों का उद्भव पत्थर और तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग करने के कारण हुआ, उन्हें ताम्र पाषाणिक यानी कैल्कोलिथिक संस्कृति कहा गया। ठीक है, ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में बहुत सारी संस्कृतियां हैं, जिसमें आहार संस्कृति जो कि राजस्थान से संबंधित है, और इसका जो प्रतिनिधि स्थल है आहार, इसका प्राचीन नाम ताम्बवती था। तो ये अक्सर पूछता है, मैच करने के लिए दे देता है कि आहार संस्कृति कहाँ से संबंधित थी, राजस्थान से संबंधित थी। इसके बाद एक थी मालवा संस्कृति, इससे संबंधित नौदा टोली से कृषि फसलों के साक्ष्य मिले हैं। इनाम गांव और दैमाबाद जोरवे संस्कृति से संबंधित प्रमुख स्थल थे। दैमाबाद से भारी मात्रा में कांसे की वस्तुएं मिली हैं। चित्रित मृद भांडों का उपयोग भी सर्वप्रथम ताम्रपाषाण काल में ही हुआ था। ठीक है, मृद भांड मतलब जो मिट्टी के पत्थर, मिट्टी के जो बर्तन होते थे सुराहीदार, उनको मृद भांड कहा गया है। ठीक है, तो उनका उपयोग कब हुआ, ताम्रपाषाण काल में ही शुरू हुआ। ओके, महापाषाणिक संस्कृतियों को देख लेते हैं। देखिए, नवपाषाण की समाप्ति के पश्चात दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति का उदय हुआ, मेगालिथिक कल्चर। इनमें लोग मृतकों के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के विभिन्न पुरास्थलों से इस प्रकार की समाधियां मिली हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि दक्षिण भारत में ये ज़्यादा संस्कृति जो है, महापाषाणिक संस्कृति, ये दक्षिण भारत में काफ़ी अधिक विस्तृत थी। ओके, चलिए अब हम आते हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ। रेडियो कार्बन सीज 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के आधार पर सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक मानी गई है। सिंधु सभ्यता नगरीकृत थी और कांस्य युगीन सभ्यता थी। ओके, कांसे का प्रयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देख लीजिए। उत्तर में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के तट पर। दक्षिण में दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के तट पर। पूरब में आलमगीरपुर जो कि मेरठ में है, हिंडन नदी के तट पर। और पश्चिम में सुतकांगेडोर जो कि बलूचिस्तान में है, दास्क नदी के तट पर। यहाँ तक हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम में। ओके, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। ये वन लाइनर प्रश्न है, पूछा जा सकता है। सिंधु घाटी की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? इसकी नगर निर्माण योजना। नगर ग्रिड पद्धति पर बसे थे और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इस प्रकार थी। धौलावीरा एक ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर। धौलावीरा को छोड़कर बाकी जितने भी नगर थे वो सब 2 भागों में विभाजित थे। सिर्फ धौलावीरा एकमात्र नगर था जो 3 भागों में विभाजित था। कालीबंगा ये एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी दीवार से घिरा हुआ था। कालीबंगा से अलंकृत ईंट और लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिले हैं। ये साक्ष्य बहुत पूछता है, याद रखिएगा। चनहूदड़ो ये एकमात्र स्थल था जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। तो वक्राकार ईंटें कहाँ से? चनहूदड़ो से। परंतु यहाँ किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले हैं। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है जिसका उपयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी अन्न कोठार, या जिसको अन्नागार कहा जाता था। तो यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अन्नागार और विशाल स्नानागार ये दोनों ही मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। ओके, सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में गेहूं, जौ, कपास इत्यादि की खेती होती थी। कालीबंगा से जुते हुए खेत और हल की प्रतिकृति के साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय भी सिंधु सभ्यता के लोगों को है, परीक्षा में आ चुका है। लोथल और रंगपुर से धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। हड़प्पाई लोग गाय, भैंस, बकरी, बैल, भेड़ इत्यादि पशु पालते थे। कुबड़ वाला जो सांड था उस समय बहुत ही विशेष महत्व रखता था। सिंधु सभ्यता अश्व केंद्रित नहीं थी, लेकिन सुरकोटदा से घोड़े का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, घोड़े के अवशेष मिले हैं। लोथल से गोदीवाड़ा माने डॉकयार्ड माने बंदरगाह प्राप्त हुआ है। तो बंदरगाह स्थल कौन था? लोथल, गुजरात में है। चनहूदड़ो और लोथल में मनका बनाने का कारखाना भी प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता में लेन देन के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, यानी
वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, तब पैसा रुपया नहीं चलता था। हड़प्पावासी माप तौल के लिए 16 या उसके आवर्तकों को व्यवहार में लाते थे। मेसोपोटामिया से सम्राट सारगोन के अभिलेख से हड़प्पाई व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। इसमें कहा गया है कि दिलमन, जो कि आधुनिक बहरीन है, मकन, मकरान और मेलुहा हड़प्पा के व्यापारी हमारे यहाँ जहाज लाते थे। हड़प्पा को मेलुहा भी कहा जाता है। हड़प्पा काल में अफगानिस्तान और कर्नाटक से सोना, ईरान से चांदी, बदख्शां यानी अफगानिस्तान से लाजवर्द, खेतड़ी से तांबा और ईरान अफगानिस्तान से टिन का आयात किया जाता था। हड़प्पाई समाज मातृसत्तात्मक प्रतीत होता है। हड़प्पाई राजनीतिक स्वरूप का कोई स्पष्ट ज्ञान हमें नहीं है। संभवतः वणिक समुदाय जो था, जो बनिया लोग थे, वो शासन चलाते थे, ऐसा यहाँ पर माना जाता है। ओके। मृतकों के संदर्भ में पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार, ये तीनों ही प्रचलन था। हड़प्पा से R37 कब्रिस्तान मिला है। ओके। लोथल और कालीबंगा से युग्मित यानी युगल समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनसे सती प्रथा के प्रचलन का आभास मिलता है। ओके। एक हड़प्पाई मूर्तिका की स्त्री के गर्भ से पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है। यह इस बात का प्रमाण है कि हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे। सिंधु सभ्यता में वृक्ष पूजा और पशु पूजा की प्रचलन था। स्वास्तिक चिन्ह जो होता है वो हड़प्पा सभ्यता की ही देन है, ऐसा माना जाता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर में चित्रित देवता को पशुपति शिव बताया गया है। इनके चारों ओर हाथी, गैंडा, व्याघ्र और भैंसा, ये 4 जानवर विराजमान है। और ये पूछ लेता है कभी कभी कि कौन सा जानवर नहीं है, तो हाथी, गैंडा, व्याघ्र और भैंसा रट लीजिएगा। लोथल और कालीबंगा से अग्निवेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं। सिंधु सभ्यता की मुहरें मुख्यतः वर्गाकार थी और सलखड़ी की बनी होती थी। मुहरों में सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगी पशु की आकृति मिलती है। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। सिंधु सभ्यता से भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की मूर्तिकाएं भी प्राप्त हुई हैं, जिनको टेराकोटा कहा जाता था। तो ये जितने भी चीज़ें अलग अलग जगहों से प्राप्त हुई हैं, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये जो मूर्तियाँ मिली हैं, इनमें सर्वाधिक संख्या में पशु आकृतियाँ मिली हैं। पशु आकृतियों में कुबड़ वाला जो साड़ था वो सबसे अधिक लोकप्रिय था। और मानव मूर्तिकाओं में सर्वाधिक संख्या स्त्री मृतकाओं की थी। जो मूर्तियाँ थी वो स्त्रियों की ज़्यादा थी पुरुषों की अपेक्षा। चलिए अब हम हड़प्पा के जो प्रमुख स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता के, उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले है हड़प्पा। इसकी वर्तमान स्थिति पाकिस्तान के मोंटमोगरी ज़िले में स्थित है। ये रावी नदी के तट पर था। 1826 में सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन द्वारा हड़प्पा टीले का उल्लेख किया गया। कनिंघम द्वारा 1853 और 1873 में इसका सर्वेक्षण किया गया। वहीं 1921 में दयाराम शाहिनी द्वारा अन्वेषण और 1923-24 में इसका उत्खनन दयाराम शाहिनी द्वारा कराया गया था। किसका? हड़प्पा का। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो का वर्तमान जो स्थान है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िला में स्थित है ये। 1922 में राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की। बाद में जॉन मार्शल के निर्देशन में बृहद स्तर पर इसका उत्खनन 1925 से शुरू हुआ। ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चनहूदड़ो ये भी पाकिस्तान में ही स्थित है, सिंध प्रांत में, सिंधु नदी के तट पर है। इसकी खोज 1930-31 में NG मजूमदार ने की थी, लेकिन इसका उत्खनन 1935-36 में मैके द्वारा किया गया। कालीबंगा ये भारत के राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, घग्गर नदी के तट पर। इसका उत्खनन 1961 से 69 के बीच में BB लाल और BK थापड़ ने किया। रंगपुर ये गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में स्थित है, भादर नदी के तट पर। इसकी प्रारंभिक खुदाई 1935 में माधव स्वरूप वत्स ने की, लेकिन बड़े स्तर पर उत्खनन 1953 से 56 के बीच में SR राव ने किया। रोपड़ पंजाब के रोपड़ ज़िले में स्थित है, सतलज नदी के तट पर। 1950 में BB लाल ने इसकी खोज की, लेकिन यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 56 के बीच में इसका उत्खनन किया। लोथल गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में स्थित है, भोगवा नदी के तट पर। 1954 में SR राव ने इसकी खोज की। 1954-55, 1962-63 में SR राव ने इसका उत्खनन किया। ओके, चलिए अब हम लोग वैदिक काल देखते हैं। वैदिक काल पे आते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता के बाद का जीवन हमें वेदों के माध्यम से प्राप्त होता है, इसीलिए इसको वैदिक काल कहा जाता है। आर्यों को इस संस्कृति का संस्थापक माना जाता है। यह ग्रामीण संस्कृति थी। ओके, मैक्स मूलर ने आर्यों का जो मूल निवास है वो मध्य एशिया को माना है। वैदिक काल को 2 भागों में हम लोग पढ़ते हैं। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। सबसे पहले हम लोग ऋग वैदिक काल को देखते हैं, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। देखिए, भारतीय आर्यों के संबंध में हमको पहली जानकारी ऋग्वेद से ही प्राप्त होती है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार है। ईरानी भाषा का एक ग्रंथ है जिसका नाम है अवेस्ता,
और ऋग्वेद, इनकी ये दोनों एक समान ग्रंथ हैं, अक्सर पूछ लेता है। इन दोनों में काफ़ी समानताएं हैं। ओके। सिंधु जो है वो आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी, जिसका ऋग्वेद में बार बार उल्लेख है। उनके द्वारा दूसरी उल्लिखित नदी थी सरस्वती, जिसको नदीतमा अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार उल्लेख है और यमुना का 3 बार उल्लेख है। ये सब आपको पता। आर्यों के निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वैदिक काल में झेलम को वितत्सा, व्यास को विपाशा, चिनाब को अश्किनी, गंडक को शदानीरा, रावी को परशुड़ी और सतलज को शतुद्री नाम से जाना जाता था। आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इस प्रकार थी: कुल, फिर ग्राम, फिर विस और फिर जन। कुल के प्रमुख कुलप, ग्राम के मुखिया ग्रामणी, विस के प्रधान विस्पति और जन के प्रमुख राजन कहलाते थे। ओके। सभा और समिति, ये दोनों ऋग्वैदिक काल की जनतांत्रिक संस्थाएं मानी जाती थीं जो राजा को सलाह देती थीं। अथर्ववेद में इसी सभा और समिति को प्रजापति के 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी और समिति सामान्य लोगों की संस्था थी। समिति का अध्यक्ष ईशान कहलाता था। स्त्रियां जो थीं वो सभा और समिति दोनों में भाग ले सकती थीं। ओके। दैनिक प्रशासन में कुछ अधिकारी राजा की मदद करते थे, जिनमें सेनानी और पुरोहित प्रमुख थे। जनता स्वेच्छा से राजा को उसका अंश दे देती थी। इस अंश को बलि कहा गया। ऋग्वेद में चरागाह या बड़े जत्थे के प्रधान को वाज्रपति कहा जाता था। ऋग्वेद दुर्गपति के लिए पुरप और गुप्तचर के लिए स्पष्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। उग्र नामक अधिकारी अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए ऋग्वेद में गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का उल्लेख है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। परशुड़ी यानी रावी नदी के किनारे भरत जन और 10 अन्य जनों के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में भरत जन के प्रमुख सुदास की जीत हुई थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। इसी में चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्णन है। इसमें बताया गया है कि ब्राह्मण विराट पुरुष ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघा से और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए हैं। नियोग प्रथा और विधवा विवाह का प्रचलन था वैदिक काल में, किंतु बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। आजीवन जो अविवाहित रहती थी महिलाएं, उनको अमाजू कहा जाता था। ऋग्वेद में लोप मुद्रा, घोषा, अपाला, विश्वशरा जैसी विदुषी महिलाओं का भी उल्लेख है। गाय को सबसे उत्तम धन माना जाता था और गाय को अघन्या कहा जाता था, यानी ना मारे जाने योग्य। घोड़ा एक महत्वपूर्ण पशुधन था। ऋग्वेद आर्यों द्वारा धातु के रूप में सर्वप्रथम तावे का प्रयोग किया गया। इंद्र ऋग्वैदिक आर्यों के प्रमुख देवता थे। इंद्र पर सर्वाधिक 250 मंत्र या सूक्त हैं और इन्हें बादल का देवता माना गया। अग्नि का दूसरा स्थान है, इन पर 200 सूक्त हैं। अग्नि को मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में पूजा जाता था। वरुण भी तीसरे सबसे प्रमुख देवता थे, जो ऋतु के नियामक थे। इनको ऋतस्य गोपा कहा गया है। ओके। ऋग्वेद में कुछ देवियों का भी उल्लेख है, जैसे अदिति और उषा, किंतु ऋग्वैदिक काल में देवियों की प्रमुखता नहीं थी। स्तुति पाठ और यज्ञ बलि उपासना की मुख्य रीति थी। इस युग में कर्मकांड का अभाव था। पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए थे। तो ये भी याद रखिएगा। वैदिक साहित्य को थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं। वेद, वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और लगभग 10,600 मंत्र हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का उल्लेख है। परशुड़ी नदी के तट पर हुआ था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था, अभी हमने आपको बताया। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का जिक्र है, जिसमें 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है। दूसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। इसका पाठ करने वाले ब्राह्मणों को अधर्व कहा गया है। ये 2 भागों में विभक्त है, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। ओके। सामवेद का अर्थ गान से है, ये संगीत का वेद है। अथर्ववेद का तात्पर्य है पवित्र जादू। अथर्ववेद में रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत और अंधविश्वासों का वर्णन है। उपवेद की बात कर लेते हैं तो चारों वेद के उपवेद भी हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जो कि चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, जो कि युद्ध शास्त्र से संबंधित है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, जो कि संगीत से संबंधित है। और अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है, जो कि भवन निर्माण कला से संबंधित है। ओके। प्रत्येक वेद की गद्य रचना ही ब्राह्मण ग्रंथ कही जाती है, जिसके बारे में हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। ओके। अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की, जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित जानकारी हमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद से प्राप्त होती है।
इस काल में आर्यजनों का पंजाब से आगे गंगा यमुना से लेकर सदा नीरा यानी गंडक नदी तक विस्तार हो गया। उत्तर वैदिक युग में पहली बार राजत्व का दैवी उत्पत्ति की अवधारणा आई, ये अक्सर पूछा जाता है। कर्मकांडों के विधानों से राजा और भी प्रभावशाली बन गया। राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ और वाजपेय यज्ञ के माध्यम से राजा की शक्ति और महिमा और बढ़ गई। राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। इस युग में औपचारिक ढंग से करों का संग्रह होने लगा था तथा इनके संग्रह व संचालन के लिए संगीहित्री नामक अधिकारी होता था। इसी काल में गोत्र प्रथा भी प्रतिष्ठित हुई और एक गोत्र में विवाह को निषिद्ध किया गया। इस काल में आश्रम व्यवस्था का भी आरंभ हो गया, किंतु चौथा आश्रम अर्थात संन्यास आश्रम वैदिक युग में प्रतिष्ठित नहीं हुआ था, ये आगे चल के हुआ था। इस काल में कृषि मुख्य पेशा बन गई, जिसे लोहे के उपयोग ने प्रोत्साहित किया। लोहे को श्याम अयस्क कहा गया। उत्तर वैदिक काल में हल को शीर और कृषि भूमि को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक लोग जौ के साथ साथ गेहूं और चावल भी उपजाने लगे थे। इस काल में ऋग्वैदिक देवता इंद्र का महत्व घट गया और प्रजापति को मुख्य देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। इसी काल में उपासना की रीति में परिवर्तन आया। अब यज्ञ जो है वो आराधना की मुख्य पद्धति हो गई। जैसे उसमें जब क्या था वो बलि थी, इसमें अब यज्ञ हो गया। उत्तर वैदिक काल में ही जो षड दर्शन है इनका बीजारोपण भी हुआ। सत्यमेव जयते ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से भी की गई है, तो ये दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यम नचिकेता संवाद ये कठोपनिषद में है। गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद ये बृहदारण्यक उपनिषद में है। ओके, तो ये कुछ प्रमुख बातें हो गई वैदिक काल से संबंधित। अब हम आते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और अन्य धर्मों की तरफ। चलिए शुरुआत करते हैं हम जैन धर्म की। जैन परंपरा के अनुसार उनके धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। ऋषभदेव या आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर थे। अरिष्टनेम 22वें, पार्श्वनाथ 23वें और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। इसमें ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? वो था षांढ़ यानी वृषभ। अरिष्टनेमी का शंख था, पार्श्वनाथ का सर्प था और महावीर स्वामी का सिंह था। ओके, ये भी कभी कभी पूछ लेता है तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पार्श्वनाथ के पूर्व के तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। हालांकि ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में है। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय शासक अश्वसेन के पुत्र थे। तो ये कहाँ से संबंधित थे? बनारस यानी काशी से। मर्दमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे और माता त्रिशला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थीं। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अड़ोज्जा प्रियदर्शना था। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जिम्भृग ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर केवलिन यानी जिन कहलाए या आहर कहलाए या निर्ग्रंथ कहलाए, कोई भी। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठनाथ पुत्र कहा गया है। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके जमाता यानी दामाद जमाल बने थे। महावीर ने अपने अनुयायियों को 11 गणों यानी समूहों में विभाजित किया। प्रत्येक गण को एक एक प्रमुख शिष्य के नेतृत्व में रखा। आर्य सुधर्मा अकेला गणधर था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा था। जैन धर्म में 5 व्रत बहुत ही लोकप्रिय हैं: अहिंसा, अमृषा, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। शुरुआत के जो 4 व्रत हैं वो पार्श्वनाथ के समय से चले आ रहे थे, लेकिन जो 5वां यानी ब्रह्मचर्य है वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। स्यादवाद या सप्तभंगीय न्याय ये जैन धर्म का महत्वपूर्ण दर्शन है जो ज्ञान की सापेक्षता की बात करता है। कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया: श्वेतांबर जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते थे। एक परंपरा के अनुसार महावीर के निर्वाण के 200 वर्षों बाद मगध में भारी अकाल पड़ा। फिर प्राण बचाने बहुत से जैन भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण चले गए। ये दक्षिणी जैन जो है वो दिगंबर कहलाए और जो स्थूल भद्र के नेतृत्व में वहीं पर रह गए मगध में ही, वो श्वेतांबर कहलाए। ओके, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ वो स्त्री थे, जबकि दिगंबर इनको पुरुष मानते हैं। 2 जैन संगीतियाँ हुई थी। प्रथम जैन संगीति पाटिलपुत्र में हुई थी स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। दूसरी गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर देवर्धि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। इसी सम्मेलन में प्राकृत भाषा में जैन ग्रंथों का संकलन हुआ था। जैन धर्म का प्राचीनतम साहित्य पूर्व कहलाता है, जिसकी संख्या लगभग 14 थी। कालांतर में इसका संकलन आगम के रूप में हुआ, जिसकी संख्या 46 है।
प्रमुख जैन ग्रंथों में हेमचंद्र रचित परिशिष्ट पर्वन और हरिभद्र सूरि रचित अनेकांत विजय इत्यादि महत्वपूर्ण हैं। जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद, अमोघवर्ष और खारवेल इत्यादि शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ। 468 ईसा पूर्व में राजगीर के समीप पावापुरी में मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। ओके, तो ये जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई। अब हम लोग बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के प्रमुख जो प्रवर्तक थे वो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो कि वर्तमान में नेपाल में स्थित है। बुद्ध के जन्म को कमल, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण यानी घोड़ा उसका प्रतीक, ज्ञान प्राप्ति या निर्वाण को पीपल, प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन यानी पहिया और मृत्यु को स्तूप से दर्शाया गया। ये इसके प्रतीक हैं। गौतम के पिता शुद्धोधन गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे और उनकी माता महामाया कौशल राजवंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह यशोधरा से हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर दिया, जिसको महाविनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली में अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की, जो इनके प्रथम गुरु बने। इसके पश्चात इन्होंने राजगीर में रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ली, यानी इनके दो गुरु थे, अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना, जो कि फल्गु नदी है, उसी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए और जिस स्थान पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ वो बोध गया कहलाया। ओके, इन्होंने अपना पहला उपदेश, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, वो सारनाथ में दिया। सारनाथ को ऋषि पत्तनम या मृगदाव भी कहा जाता है। और बुद्ध ने अपना सबसे अधिक उपदेश पाली भाषा में दिया। ओके, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। कौन कौन से? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसी जो चौथे आर्य सत्य में अष्टांगिक मार्गों का उल्लेख है। बुद्ध, धम्म और संघ ये बौद्ध के त्रिरत्न हैं। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध संगीतियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण, देख लीजिए। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। पहले बौद्ध संगीत अजात शत्रु के शासनकाल में 483 में राजगृह में हुई। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। इस संगीत में आनंद और उपालि ने शुद्ध पिटक और विनय पिटक का संकलन किया था। दूसरी बौद्ध संगीत ये कालाशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। इसकी अध्यक्षता सुबुकामी ने की। इस संगीत में मठ संबंधी नियम को लेकर मतभेद हो गया और बौद्ध धर्म स्थिविरवादी और महासंघिक 2 संप्रदाय में बट गया। ओके, फिर तीसरी बौद्ध संगीत अशोक के समय में 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई। इसके अध्यक्ष मोगलपुत्र तिस्स थे। इसमें अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ, तीसरे पिटक का। चौथी सबसे महत्वपूर्ण है, ये प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडलवन में हुई, कनिष्क के शासनकाल में। इस सभा की अध्यक्षता वसुमित्र ने की और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। इस संगीत में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया हीनयान और महायान में। ओके, नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो ग्रंथ ये पाली भाषा में है, जबकि अश्वघोष रचित बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद संस्कृत भाषा में है और ये सभी बौद्ध ग्रंथ हैं। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई, जिसको महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध मूर्तियों की सर्वाधिक निर्माण गांधार शैली में हुआ है, किंतु बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा शैली के अंतर्गत बनी है। बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बचपन से आप लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं। बोधिसत्व की जो अवधारणा है वो महायान संप्रदाय से संबंधित है। ओके, अब इसके बाद हम लोग महाजनपद काल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, मैं थोड़ा तेज़ी से इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपको मैंने पहले बताया इसका नाम ही है सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज। तो सब कुछ आपने पढ़ा है, बस आपको थोड़ा सा रिकॉल करना है। जितनी जल्दी आपको ये पूरा इतिहास ख़त्म हो जाएगा उतनी जल्दी आपका रिवीजन होगा। 1 से 2 बार देख लेंगे पूरा, इसलिए मैं थोड़ा इसको विस्तार से भी बता रहा हूँ। ओके, चलिए महाजनपद काल की तरफ बढ़ते हैं। ईसा पूर्व 6ठी सदी से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे के व्यापक प्रयोग ने बड़े बड़े प्रादेशिक राज्यों के निर्माण को प्रोत्साहित किया, जिन्हें महाजनपद कहा गया। बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का प्रमाण मिलता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी महाजनपदों की चर्चा है। तो ये दोनों ग्रंथ हैं, इनमें महाजनपदों का उल्लेख है। 15 महाजनपद उत्तर भारत में और एकमात्र महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था। उसका नाम था अश्मक। ये नर्मदा नदी के तट पर था। ओके, कहीं कहीं गोदावरी भी मिलेगा। यह काल द्वितीय नगरीकरण के नाम से जाना जाता है। इस काल में मौद्रिक अर्थव्यवस्था मौजूद थी।
चांदी के सिक्के आहत सिक्कों के नाम से प्रचलित थे। अब देख लीजिए यहाँ पर जो महाजनपद है उनको और उनकी राजधानियों को। काशी महाजनपद, इसकी राजधानी वाराणसी थी। कौशल की श्रावस्ती अयोध्या थी जो फैजाबाद में स्थित है। अंग की चंपा थी जो कि इस समय बिहार के भागलपुर और मुंगेर में स्थित है। मगध की राजधानी राजगृह और गृहबच थी जो कि दक्षिणी बिहार में स्थित है। वज्र की वैशाली थी, उत्तरी बिहार में स्थित है। मल्ल की कुशीनगर और पावा 2 थी, ठीक है। चेद की सोतिथवती या सुक्तिमती थी जो कि आधुनिक बुंदेलखंड का क्षेत्र है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी जो कि वर्तमान में इलाहाबाद और बांदा के आसपास का क्षेत्र है। पांचाल 2 भागों में विभाजित था। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी और दक्षिणी पांचाल की कामपिल्य थी जो कि रामनगर, बरेली और फर्रुखाबाद में स्थित है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी जो कि राजस्थान में स्थित है। सूरसेन की मथुरा थी। अशमक की पोतना या पोटिल थी। अशमक ही दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। अवंती की राजधानी, अवंती में भी 2 भाग थे। उत्तरी अवंत की उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंत की महिष्मती थी। गांधार की तक्षशिला थी जो कि पाकिस्तान में इस समय स्थित है। कंबोज की राजपुर और हाटक थी जो कि कश्मीर में स्थित है। और कुरु की इंद्रप्रस्थ थी जो कि वर्तमान में मेरठ और दक्षिण पूर्व हरियाणा में स्थित है। ओके, अब आते हैं हम लोग मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य की बात करें तो इस वंश का पहला शासक बिंबसार था। देखिए मगध साम्राज्य में आपको बता दें कई सारे वंश हुए। हर्यक वंश हुआ, इसके बाद शिशुनाग वंश और नंद वंश। इन तीनों वंश के जो महत्वपूर्ण शासक हैं उनके बारे में जानिए। सबसे पहले हम लोग हर्यक वंश के बारे में जानते हैं। इसको पितृहंता वंश कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर जितने भी शासक हुए सबने अपने पिता की हत्या करके शासन प्राप्त किया। तो इस वंश का पहला शासक यानी संस्थापक बिंबसार था जिसने वैवाहिक संबंध से अपने साम्राज्य को मजबूत किया। इसने कोसल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से विवाह करके काशी को दहेज के रूप में प्राप्त किया था। बिंबिसार ने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चिल्लड़ा से विवाह किया और उसने अजातशत्रु को जन्म दिया। मगध की पहली राजधानी राजगीर थी जिसे गिरिव्रज कहा जाता था। 492 ईसा पूर्व में अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठा। इसको कुड़िक कहा जाता था। इसने काशी और वज्जी को अपने साम्राज्य में मिला लिया। फिर 460 ईसा पूर्व में अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके उदयन ने मगध की गद्दी प्राप्त की। इसी ने पाटिलपुत्र की स्थापना की थी, बहुत बार पूछा गया है, और उसे मगध की राजधानी बनाया। ओके, इसके बाद आता है शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को मारकर शिशुनाग ने इस वंश की स्थापना की। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपका और बन गया कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नागदशक था। इसी को मारकर शिशुनाग ने इस वंश की स्थापना की। इसने वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया। इसी वंश के शासक कालाशोक ने राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र ले आया। इस वंश का अंतिम शासक नंदिवर्धन था जिसको महानंदिन भी कहा जाता था। फिर आया नंद वंश। इस वंश का संस्थापक महापद्मनंद था जिसे एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण की। घनानंद इस वंश का अंतिम शासक था जिसे यूनानी विवरण में अग्रमीज कहा गया है। यह सिकंदर का समकालीन था। इसी को आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चाणक्य की सहायता से। विदेशी आक्रमण की बात करें तो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखमनी शासकों द्वारा किया गया। पहला सफल आक्रमण डेरियस प्रथम द्वारा किया गया। सिंधु के लिए हिंदू नाम का आरंभ ईरानियों ने ही किया और उन्हीं की लेखन पद्धति आगे चलकर खरोष्ठी के नाम से प्रचलित हुई। सिकंदर के आक्रमण को देख लेते हैं। ईरान को जीतने के बाद सिकंदर काबुल की ओर बढ़ा जहां से खैबर दर्रा को पार करके 326 ईसा पूर्व में वो भारत आया। उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सबसे पहले उसने तक्षशिला को जीता जिसके शासक आम्भी ने न केवल सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण किया बल्कि उसका सहयोग करने का भी वादा किया। आगे सिकंदर की लड़ाई पोरस से हुई। झेलम नदी के तट पर लड़े गए युद्ध को वितत्सा यानी झेलम का युद्ध या हाइडेस्पीच के युद्ध के नाम से जाना जाता है। यद्यपि सिकंदर ने पोरस को पराजित किया किंतु उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर उसने उसका राज्य लौटा दिया। सिकंदर ने निकैया और झेलम के तट पर बुकेफाल नगर को स्थापित किया। गांधार शैली के विकास में भी यूनानियों का योगदान है। सिकंदर के साथ निरियाकस, आनेसिक्रिटिस और अरिस्टोबुलस जैसे लेखक भी आए जिन्होंने भारत के विषय में अपने विचारों को लिपिबद्ध किया जो इस काल के इतिहास निर्माण के लिए अत्यंत उपयोगी है। 323 में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। ओके, तो ये सिकंदर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब आते हैं हम लोग मौर्य साम्राज्य की तरफ। मौर्य साम्राज्य में हम लोग मौर्य राजवंश के अध्ययन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौटिल्य रचित ग्रंथ अर्थशास्त्र है। मौर्य साम्राज्य के बारे में सबसे अधिक जानकारी हमको मेगस्थनीज के इंडिका से भी प्राप्त होती है। मेगस्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 जातियों में बटा हुआ था और भारत में दास प्रथा नहीं थी। ओके,
यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सैंडोक्रोट्स और एंडोक्रोट्स नाम का प्रयोग हुआ है। सबसे पहले विलियम जोन्स ने सैंडोक्रोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी, तो ये भी प्रश्न आ चुका है कई बार। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या करके मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य की कूटनीतिक चालों का वर्णन विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में मिलता है। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को परास्त कर उससे हेरात, कंधार, काबुल और मकरान का क्षेत्र प्राप्त किया। चंद्रगुप्त के सोहगौरा और महास्थान अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि मौर्य काल में अकाल के दौरान राजकीय सहायता दी जाती थी। ओके। जैन ग्रंथों के अनुसार अपने जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन परंपरा के अनुसार श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक में स्थित है, यहाँ पर अपने शरीर का त्याग कर दिया। चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार शासक बना। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा। यूनानी लेखकों ने इसको अमित्र घात यानी अमित्रोचेट्स कहा है। किसको? बिंदुसार को। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। इसके दरबार में डायमेकस आया था, जो कि सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत था। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने एंटियोकस से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बिंदुसार के दरबार में टॉलमी फिलाडेल्फस, जो कि मिस्र का शासक था, उसका राजदूत डायनोसिस भाई आया था। बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुए, जिसे दमाने के लिए पहली बार सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा गया था। कुछ स्रोतों में कहा गया है कि अशोक के दरबार में डायनोसियस आया था, लेकिन ज़्यादातर लोग बिंदुसार के ही दरबार में मानते थे, तो ये ज़्यादा सही होगा। अशोक की बात करें तो अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। राज्याभिषेक से पूर्व अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। ओके। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। ये कलिंग का युद्ध बहुत ही फेमस है। 1750 में टीफैन थेलर ने सर्वप्रथम दिल्ली में अशोक स्तंभ की खोज की। अशोक के अभिलेख को 1837 में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक ने उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा भी ली थी। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक के समय के जो प्रमुख अभिलेख हैं उसके बारे में जानकारी देख लीजिए। अशोक के अभिलेखों का विभाजन शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख 3 में किया जाता है। सबसे पहले हम लोग शिलालेख को देखेंगे। बृहद शिलालेख ये वस्तुतः राजज्ञाएँ और या राजकीय उद्घोषणाएँ हैं। इनकी संख्या 14 है तथा ये 8 विभिन्न स्थलों सहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरगुडी और सोपारा से प्राप्त हुए हैं। कुछ महत्वपूर्ण शिलालेखों का वर्णन इस प्रकार है। जो ये अशोक के 14 शिलालेख हैं उसमें जो पहला शिलालेख है उसमें कहा गया है कि संपूर्ण प्रजा उसकी संतान है और इसी में पशु बलि की निंदा भी की गई है। द्वितीय शिलालेख में मनुष्यों और पशुओं के लिए निःशुल्क चिकित्सालय की स्थापना करने की चर्चा है तथा इसी में ही दक्षिण भारत राज्य जैसे चेर, चोल, पांड्य, ताम्रपर्णी का उल्लेख भी है। तीसरे शिलालेख में युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक नामक अधिकारियों की चर्चा है। 5वां शिलालेख धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख करता है। 8वें शिलालेख में धम्म यात्रा का वर्णन है तथा 9वें शिलालेख में अशोक अनुष्ठानिक रीतियों की आलोचना करता है। 13वां शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण है। इसी में कलिंग युद्ध का वर्णन है। इसी में अशोक ने आठविक जातियों को चेताया भी है। 13वें शिलालेख में सीरिया का राजा एंटियोकस द्वितीय, मिस्र का शासक टालेमी द्वितीय, मकदूनिया का राजा एंटिगोनस, सीरिन का राजा मगश, एपिरस का शासक एलेक्जेंडर की पड़ोसी शासकों के रूप में चर्चा है। ओके। धौली और जोगढ़ से प्राप्त शिलालेखों को पृथक शिलालेख कहा जाता है। ये सब याद रखने योग्य बातें हैं। अब लघु शिलालेख की बात करें। मास्की, गुर्जरा, उद्गोलम और नेट्टूर लघु शिलालेख में अशोक नाम का उल्लेख है, जबकि अन्य शिलालेखों में अशोक का नाम देवा नाम पियदर्शी मिलता है। स्तंभ लेख की बात करें तो दीर्घ स्तंभ लेख, इसमें 7 राजज्ञाएँ हैं जो स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं। इनमें से 7वां लेख सर्वाधिक लंबा है। ये स्तंभ लेख विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं। जैसे प्रयाग स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। दिल्ली टोपरा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ, इस स्तंभ लेख को भी फिरोज शाह तुगलक ने ही मेरठ से दिल्ली लाया था। लघु स्तंभ लेख की बात करें तो सांची और सारनाथ, ये लघु स्तंभ लेख हैं। इसमें अशोक अपने महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है।
कौशाम्बी स्तंभलेख मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इसमें अशोक की रानी कारुआकी और उसके पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। रुम्मनदेही स्तंभलेख में पता चलता है कि अशोक ने लुम्बिनी में बलि नामक एक धार्मिक कर को माफ़ कर दिया और भाग की राशि को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। चूँकि रुम्मनदेही अभिलेख से मौर्यकालीन कर आरोपण पद्धति का पता चलता है, इसीलिए इसको आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। यह सबसे छोटा स्तंभलेख है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। लेकिन गुहा लेख की बात करें तो गया बिहार में स्थित बराबर की पहाड़ी की 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण हैं, जिनमें आजीविकों को ये गुफाएं दान में दिए जाने का उल्लेख है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, किंतु सहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि खरोष्ठी है। तक्षशिला और लघमान से आर्मेयिक लिपि में तथा कंदहार के पास शर्रकुना से यूनानी और आर्मेयिक लिपियों में लिखा द्विभाषी अभिलेख मिलता है। बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए 4 गुफाओं का निर्माण कराया। अशोक के उत्तराधिकारियों में दशरथ ने भी देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की और नागार्जुनी पहाड़ी में आजीवक संप्रदाय के लिए गुफा बनवाई। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर होता गया और 185 ईसा पूर्व में मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। तो इसके बाद शुंग वंश आता है। ओके, लेकिन उससे पहले हम लोग मौर्य प्रशासन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मौर्य प्रशासन का जो शीर्षस्थ अधिकारी था उसको तीर्थ कहा जाता था, महामात्य। इनकी संख्या 18 बताई गई है। कुछ प्रमुख तीर्थ के बारे में जान लीजिए। समाहर्ता, ये वित्त मंत्री होता था, यानी कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी। सन्निधाता, ये राजकीय कोषागार का संरक्षक होता था। कर्मांतिक, ये उद्योग मंत्री होता था। अंतःपाल, ये सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। व्यावहारिक, ये नगर का प्रमुख न्यायाधीश होता था। तीर्थ के पश्चात अधिकारी क्रम में अध्यक्षों का स्थान था, इनकी संख्या 27 थी। कुछ प्रमुख अध्यक्ष देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट हैं। सीताध्यक्ष, ये कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। पौतवाध्यक्ष मापतौल का अध्यक्ष था। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष था। पण्याध्यक्ष व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष था। विविताध्यक्ष चारागाहों का अध्यक्ष था और आकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष था। ओके, मौर्य काल में दीवानी न्यायालय, धर्मस्थीय और फौजदारी न्यायालय कंटक शोधन मौजूद थे। गुप्तचर विभाग के प्रमुख को महामात्य सर्प कहा जाता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। एक स्थान पर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था और भ्रमणशील गुप्तचर को संचारा कहा जाता था। मेगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक समूह करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। चंद्रगुप्त के समय में ही सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, मौर्योत्तर काल की तरफ तरते हैं। मौर्योत्तर काल में देखिए बहुत सारे वंशों ने शासन किया। सबसे पहले हम शुंग वंश को जल्दी से देख लेते हैं। मौर्य के पश्चात शुंग वंश की स्थापना हुई। शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ किए और सांची स्तूप में पाषाण वेदिका का निर्माण करवाया। पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। यवन राजदूत हेलियोडोरस शुंग शासक भागभद्र के दरबार में आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद आंध्र सातवाहन वंश आया। इससे संबंधित प्रमुख बातों में सिमुक ने इस वंश की स्थापना की। इसकी राजधानी महाराष्ट्र के पैठन या प्रतिष्ठान में थी। सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी और वशिष्ठी पुत्र पुलमावी इस वंश के योग्य शासक थे। सातवाहन शासक हाल ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा भी सातवाहनों ने ही प्रारंभ की। इन्होंने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और तांबे के सिक्के चलवाए। इसके बाद शक वंश देख लीजिए। रुद्रदामन जो था ये प्रमुख शक शासक था, जिसने अपने मंत्री सुविशाख द्वारा सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया। शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख बहुत ही प्रसिद्ध है और ये विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया प्रथम शिलालेख है। कुषाण वंश का स्थापना कुजुल कटफिसस ने की। कुषाण शासक विम कटफिसस ने सोने के सिक्के जारी किए। कनिष्क इस वंश का सबसे महानतम शासक था, जिसने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाया। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन और चरक जैसे विद्वान रहते थे। हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शासक भी इसी में आए। मिनांडर इस वंश का सबसे योग्य शासक था, जिसे बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा गया। मिलिंद पन्हो नामक बौद्ध ग्रंथ में मिलिंद और बौद्ध आचार्य नागसेन के मध्य संवाद का वर्णन है। ओके, आते हैं अब गुप्त साम्राज्य की तरफ। गुप्त संभवतः वैश्य थे और कुषाणों के सामंत थे। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में गुप्तों के आरंभिक पूर्वजों के रूप में श्रीगुप्त और घटोत्कच का विवरण मिलता है। गुप्त साम्राज्य चंद्रगुप्त प्रथम के सिंहासनारोहण के साथ ही प्रकाश में आता है। इसी समय उसने गुप्त संवत की शुरुआत की।
चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और उसका नाम अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। हरिशेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के विजय अभियान का पता चलता है। समुद्रगुप्त ने सर्वराजोच्छेता की उपाधि धारण की। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है और इसको पृथव्या प्रथम वीर भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को विशाख दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम नाटक से पता चलता है कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त सिंहासन पर बैठा। यह शकों से पराजित हो गया और इसने अपनी पत्नी ध्रुव देवी देने के लिए तैयार हो गया। इसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा और रामगुप्त को मारकर ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से किया। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही हम लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। इसने विक्रमादित्य और परम विभागवत की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने मेहरौली में लौह स्तंभ का निर्माण कराया। इसके दरबार में ही नवरत्न रहते थे, जिसमें कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरि इत्यादि प्रमुख थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात इसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा। गुप्त वंश के दो शासकों ने अश्वमेध यज्ञ किया। पहला शासक था समुद्रपुर और दूसरा कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम ने ही नालंदा महाविहार की स्थापना की, जिसको नालंदा महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। इसने कुमारादित्य की उपाधि धारण की। स्कंदगुप्त के समय होड़ों का आक्रमण हुआ। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में होड़ों की पराजय का जिक्र है, किंतु उसी के भीतरी अभिलेख में होड़ों के साथ केवल युद्ध का वर्णन है, परिणाम का नहीं। तो यानी जूनागढ़ अभिलेख और भीतरी अभिलेख ये स्कंदगुप्त से संबंधित हैं। जूनागढ़ अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त के गवर्नर पर्णदत्त और उसके पुत्र चक्रपालित ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील की मुरम्मत भी करवाई थी। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। गुप्तों की राजकीय भाषा संस्कृत थी। केंद्रीय स्तर पर दंड नायक, जिसको न्यायाधीश कहा जाता था, महाबलाधिकृत, जिसको सेना नायक कहा जाता था, और संधि विग्रहिक, जिसको विदेश मंत्री कहा जाता था, ये प्रमुख अधिकारी थे गुप्त काल के। साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में हुआ था, जिसको देश या भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति पर उपरिक नामक अधिकारी की नियुक्ति थी। प्रांतों को अनेक जिलों में बांटा गया था, जिसका प्रधान विषयपति कहलाता था। नगर और ग्राम में रहने वाले विभिन्न जातियों और व्यवसायों के संघ को पूक कहा गया था। ओके। जिला प्रशासन के नीचे वीथी प्रशासन होता था, जिसका प्रधान आयुक्त कहलाता था। ग्राम को सबसे निचली प्रशासनिक इकाई माना गया। इसका प्रधान ग्रामिक या महत्तर कहलाता था। कायस्थ का विवरण सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से प्राप्त होता है। ये गुप्त काल के समय का है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार ताम्रलिप्ति बंगाल पत्तन से संचालित होता था। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। उनके अभिलेखों को दीनार कहा गया है। इस काल में मंदिरों और ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी गई उसे अग्रहार कहा जाता था। जूनागढ़ अभिलेख में बेगार प्रथा का संकेत है। कामसूत्र में भी इसकी पुष्टि होती है। इसे समकालीन अभिलेखों में विष्टि कहा गया है। श्रेणी के प्रधान को इस काल में ज्येष्ठक कहा जाता था। इस काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। इस काल में चांदी के सिक्कों को रुपये का कहा जाता था। मंदिर बनाने की कला गुप्त काल में ही प्रारंभ हुई। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह होता था। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं, जो कि गुप्त काल से ही संबंधित हैं। अजंता के अतिरिक्त बाघ की गुफाएं, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित हैं, ये भी गुप्तकालीन कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। पहली बार देवताओं की मूर्तियों को मंदिरों में स्थापित कर उनकी उपासना गुप्त काल में ही प्रारंभ हुई। इसी काल में विष्णु के साथ ब्रह्मा और महेश के रूप में त्रिदेव की परिकल्पना भी विकसित हुई। प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार के मतांतर और दृष्टिकोण भी प्रचलित हुए। गुप्त काल में चलकर ये षड दर्शन के रूप में स्थापित हुए, जो थे सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ये 6 दर्शन हैं। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त वंश के पतन के बाद उत्तर भारत में बहुराज्यीय व्यवस्था कायम हुई, जैसे कन्नौज में मौखर वंश, थानेश्वर में पुष्यभूति वंश, वल्लभी में मैत्रक वंश, मगध और मालवा में गुप्तों की गौड़ शाखा और गौड़ यानी बंगाल में शशांक का राज्य स्थापित था। ओके। संगम काल को देख लेते हैं। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से प्राप्त होता है उसको संगम साहित्य कहा जाता है। पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए, जो कि प्रमुख हैं। इसमें देख लीजिए। पहला संगम मदुरा में स्थापित हुआ, जिसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की। इसमें कोई रचना उपलब्ध नहीं है। द्वितीय कपाटपुरम में हुआ। इसके भी अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे। इसका एकमात्र ग्रंथ है तोलक्का पीएम, जो कि व्याकरण ग्रंथ है। तृतीय मदुरा में हुई, जिसके अध्यक्ष नक्कीरर थे।
इसमें अधिकांश संगम साहित्य जो बचा है वो इसी संगम से संबंधित था। तो ये 3 प्रमुख संगम थे। अब संगम काल के कुछ प्रमुख पुस्तकों को देख लीजिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तोलक्कापियम, ये तमिल व्याकरण की पुस्तक थी, इसके लेखक तोलक्कापियर हैं। सिलप्पादिकारकम महाकाव्य है, इलिंगो आदिकल ने लिखा। मणिमेखले, ये भी महाकाव्य है, शीतले सत्यनारायण इसके लेखक हैं। जीवक चिंतामणि, ये भी महाकाव्य है, तिरुतुक्क देवर इसके लेखक हैं। तिरुक्कुरल, ये तमिल बाइबिल कही जाती है, तिरुवल्लुवर इसके लेखक हैं। संगम साहित्य से हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्य चोल, चेर और पांड्य का विवरण मिलता है। चोल राज्य का प्रमुख शासक करिकाल था। इसने चेर और पांड्य राजाओं को युद्ध में हराया। पुहार पत्तन का निर्माण इसी के समय में हुआ। कावेरी नदी पर बांध का निर्माण कर इसने सिंचाई के लिए नहरें निकलवाईं। चोल की राजधानी प्रारंभ में उरयूर और कालांतर में कावेरी पत्तनम बनी। संगम युग का दूसरा राज्य चेर था जो केरल प्रांत में स्थित था। इस वंश का प्रमुख शासक सेनगुप्तवन था। इसने पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया और पत्नी देवी की पूजा प्रारंभ करवाई। चेरों की राजधानी करुयूर या बाजीपुर थी। संगम युग का तीसरा राज्य पांड्य का था। इसकी राजधानी मदुरा थी। नेडुजेलियन इस वंश का प्रमुख शासक था। अरबों का सिंध पर आक्रमण देख लीजिए। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में किया। चचनामा से अरबों के आक्रमण के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। ओके, अब कुछ प्रमुख शासक को देख लीजिए वन लाइनर के फॉर्म में। वाकाटक वंश का संस्थापक बिंदशक्ति था। गुप्तों ने वाकाटकों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया, यह प्रमुख तथ्य है। कदम वंश का संस्थापक मयूर शर्मन था। वैजंती या वनवासी में राजधानी इसने बनाई। पुष्यभूत का संस्थापक हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन के समय में ही चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था जिसने अपनी पुस्तक लिखी। वातापी के चालुक्य देख लीजिए। पुलकेशिन द्वितीय प्रमुख शासक था। पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की और हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया। पल्लव वंश से संबंधित देख लीजिए। 3 प्रमुख शासक थे, महेंद्रवर्धन प्रथम, नरसिंह वर्मन और नरसिंह वर्मन द्वितीय। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर और महाबलीपुरम के तटीय मंदिर जिसको सोर टेम्पल कहा जाता है उसका निर्माण कराया। और ये तीनों मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुरी बिहार की स्थापना की, कई बार आ चुका है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट था। इसका एक प्रमुख शासक था मिहिर भोज, इसने आदिवराह और प्रभास की उपाधि धारण की। गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज था। चालुक्य शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। मालवा का परमार वंश, इसका संस्थापक भोज था। भोज ने कविराज की उपाधि धारण की थी। अजमेर के चौहान वंश का प्रमुख शासक पृथ्वीराज तृतीय था। इसने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किया और तराइन के द्वितीय युद्ध में खुद मोहम्मद गोरी से पराजित हो गए। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने ही करवाया जो राष्ट्रकूट शासक था, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। चोल वंश की बात करें तो इसका संस्थापक विजयालय था। इसके प्रमुख शासकों में राजराज प्रथम था जिसने तंजौर में बृहदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया जिसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता था। इसका दूसरा प्रमुख शासक राजेंद्र प्रथम था जिसने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की और गंगैकोंड चोलपुरम नामक राजधानी बनाया। राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका को विजित किया और दक्षिण पूर्व एशिया में सैन्य अभियान चलाया। चोल शासन की सबसे प्रमुख विशेषता उनका ग्रामीण स्वशासन था, ये कई बार आ चुका है, याद रखिएगा। सेन वंश के प्रमुख बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन थे। बल्लाल सेन ने दान सागर और अद्भुत सागर ग्रंथ की रचना की थी। गहड़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। चंदावर का युद्ध गहड़वाल शासक जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था जिसमें जयचंद पराजित हुआ। जीजाग भुक्ति के चंदेल, इसका संस्थापक नन्नुक था। प्रसिद्ध सेनापति आला उदल ये चंदेल शासक परमार्द देव के ही दरबार में थे। द्वार समुद्र के होयसल, इसका संस्थापक विष्णुवर्धन था। विष्णुवर्धन ने द्वार समुद्र को अपनी राजधानी बनाया। वारंगल के काकतीय वंश का संस्थापक बेत प्रथम था। रुद्रमा देवी इस वंश की एक बहुत ही प्रमुख शासिका थी जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे। ओके, तो ये आपका पूरा प्राचीन भारत का इतिहास मैंने बहुत ही सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन करवा दिया है और उम्मीद करते हैं कि ये जो एक रिवीजन है वो आपके बहुत ही हित में होगा अगर आप इसको 1 से 2 बार देख लेते हैं तो। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी जहाँ पर एक फ्री पेंटरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है, डेली टारगेट्स वगैरह दिए जाते हैं। उससे जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस पर जाकर क्लिक करना होगा, वहाँ से आप उससे जुड़ सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बाद अब हम लोग आधुनिक इतिहास को जल्द ही देखेंगे, उसके लिए भी एक वीडियो मैं जल्द ही लाने वाला हूँ। ओके, तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।